एक तो ये है कि सबको ये समझना चाहिए कि हम कहीं से भी शुरू करें और हम कहीं तक पहुंच सकते हैं। तो जो इंडिया में जनरली हमारे सारी प्रॉब्लम सबके साथ आती हैं, वो मेरे साथ भी आई थी। ये चैलेंजेस सबकी लाइफ में आते हैं। टास्क को डिफाइन करना होता है कि अगर हमें अंदर से भरोसा है अपने शरीर पे, अपने मन पे, कि जो हम सोच रहे हैं ये झूठ नहीं है, जो हम कर रहे हैं ये सच है, ये सच हो सकता है, तो हमें उस पे लगे रहना चाहिए। एक ना एक दिन में सक्सेस ज़रूर मिलता है। तो दादी मुझे किस्से सुनाती थी। दादी से मेरी कुर्बत बहुत ज़्यादा थी। जब मैं आता था स्कूल से, मैं लौट कर आता था, तो दादी दरवाजे पे खड़ी रहती थी, वेट करती होती थी रिक्शा का कब आएगा। तो मुझे ना उनसे बड़ी लगाव था। उसी बीच में मैं क्लास 8 में था तो उनको कैंसर हो गया। फिर वो डेथ हो गई उनकी जब मैं 10th में था। तो मुझे ये लगा कि ये जो बीमारी है इसने बहुत परेशान किया है। उस परेशानी में हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज़ थी अपनी, वो भी बेची और उनकी इलाज के लिए। इकोनॉमिक लॉस और विपदा ने बहुत मुझे तोड़ दिया, एक तरीके से टूट गए हम लोग। मैंने जब स्टडीज़ करी तो देखा कि कैंसर में वाकई जो ट्रीटमेंट्स हैं उनकी आउटकम प्रॉपर नहीं है। तकरीबन मैंने 17-18 साल इस चीज़ को पालता रहा अपने शरीर में कि यार जहन में सिर्फ यही थॉट आते रहते थे कि इसमें कुछ करना है, क्या करना है। लेकिन एक बात याद रखिए, साइंस तो आगे बढ़ेगा, साइंस को कोई रोक नहीं सकता। अगर जीवन है, हमने क्या सीखा है? हमने गोल पहिया बना के हम नहीं रुक गए थे, हमने मोटर कार बनाई। गोल पहिए में तो बैलगाड़ी भी चलती थी, तो गोल पहिए पे रुके कहाँ हम? फिर हमने कार बना के इंजन बनाया, इंजन बना के स्पेस में चले गए। तो पेशेंस रंग लाई। जो सबसे बड़ी चीज़ है, भगवान ने सहन शक्ति दी, जहन ने सुझाव दिए, सुझाव को पका के उसको निकाला, सर्व किया और फिर हमने काम शुरू किया। लेकिन वो भी एक दिन ऐसा आया कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे अपने घर पर इनवाइट किया, मुझसे बातें करी, मेरा बहुत हौसला बुलंद हुआ। इससे बड़ा अवार्ड क्या हो सकता है मेरे लिए? आज हमारा परिवार, डेनवेक्स का परिवार भी बहुत बड़ा परिवार है। तो मेरा कर्तव्य यह है कि मैं इतना काम करूं कि सब जो है कुशल मंगल, वो भी काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी मुखिया के रूप में मेरे ऊपर आती है। नमस्ते, मैं डॉक्टर जमाल डेंड्राइटिक सेल थेरेपी की श्रृंखला में, डेनवेक्स की श्रृंखला में आज फिर शामिल हूँ और मैं कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो पहले मैंने डिस्कस किया था। लेकिन क्या है कि नए लोग जुड़ते जाते हैं, नए लोगों को पता नहीं होता पुराने वीडियोस में हमने क्या बोला था। तो एक तो ये है कि सबको ये समझना चाहिए कि हम कहीं से भी शुरू करें और हम कहीं तक पहुंच सकते हैं। अभी देखिए कि हमारी जो प्रधानमंत्री और जो हमारे जो कैबिनेट है, उन्होंने जो एक नेता चुना, हमारे प्रेसिडेंट चुनी, वो एक ऐसी ट्राइबल एरिया से आई जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ज्ञात था, जानकारी नहीं थी, और उनको इतना बड़ी उपाधि मिली, सबने सराहा। वोट बैंक में भी वोट के हिसाब से भी दुगने वोट मिले उन्हें और बड़ी अच्छी तरह जीती। वो एक बहुत बड़ी मिसाल दे रहा हूँ मैं, अपनी मिसाल से कोई रिलेशन नहीं है मेरा उनका। लेकिन मैं ये बताऊँ कि मैं भी रामपुर से शुरू किया मैंने। रामपुर यूपी की में एक जगह है, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, और स्टेट पीरियड कभी हुआ करता था जो मर्ज हुआ था, जब मर्ज हुए थे सारे स्टेट्स इंडिया के साथ में, तो उसमें रामपुर जो था स्टेट वो भी मर्ज हो गया था। और ये मुरादाबाद और बरेली के बीच में है। यहाँ दिल्ली से तकरीबन 4 घंटे का रास्ता है, यहाँ ज़्यादा दूर भी नहीं है। और अब तो रास्ते बहुत अच्छे बन गए हैं, हाईवेज़ भी बहुत डेवलप हो रहे हैं। ये समझिए कि जो पहले 5-6 घंटे के रास्ते थे वो 3-4 घंटे के रह गए। और वहाँ पर मैं एक मोहल्ले में पैदा हुआ, छोटी सी जगह पर, और स्कूलिंग मैंने प्राइमरी वहीं करी रामपुर के अंदर। मेरे दादा एमएलए हुआ करते थे, आज़ादी के बाद एमएलए रहे 3 टर्म्स में, महमूद अली खान नाम था उनका। मेरे फादर वकील थे, अब वो भी नहीं रहे। दादा जब एमएलए थे तब मैं नहीं पैदा हुआ था, वो सन 64 में उनकी डेथ हो गई थी। तो मैंने तो उनका नाम सुना, लेकिन उनसे कोई वाबस्तगी मेरी नहीं रही। हाँ, उनका हेरिटेज मैं कैरी करता था। तो मेरी दादी जो थी वो सुनाया करती थी किस्से उनके फादर के, और ये ज़माना सुनाती थी कि आज़ादी की लड़ाई देखी, आज़ादी में उन्होंने काम किए। एक साहब थे, उनके फादर वो फ़ौज में नौकरी करते थे नवाब की,
और नवाब का एसोसिएशन था ब्रिटिश एम्पायर से, तो एक तरीके की ब्रिटिश एम्पायर की नौकरी करते थे। लेकिन उनके बेटे ने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया और वो फिर एमएलए बने। तो मेरे जो अब्बा के बड़े भाई थे, फादर के बड़े भाई थे, वो बाहर चले गए थे, वो यूके में सेटल हो गए थे दोनों। मेरे फादर रह गए थे इंडिया में। तो ये 3 भाई हुआ करते थे और उनसे भी मेरा मतलब कोई ताल्लुक़ नहीं था। बड़े फादर के बड़े भाइयों से भी ताल्लुक़ नहीं था, चूँकि वो थे ही नहीं यहाँ इंडिया में। तो कुल मिला के छोटी सी फैमिली थी। दादी थी, मेरे फादर थे, मैं था, मेरी भी माँ थी और एक बहन छोटी थी। तो बातें सुनते थे हम। फिर क्या हुआ कि वो जो दादी मुझे किस्से सुनाती थी, उनको कैंसर हो गया। तो दादी मुझे किस्से सुनाती थी। दादी से मेरी कुर्बत बहुत ज़्यादा थी। कुर्बत का मतलब होता है करीबी होना, उर्दू में कुर्बत कहते हैं। करीबी होना बहुत ज़्यादा, जिनसे मानूस था मैं, जिनसे बहुत मेरी मोहब्बत थी। और वो मुझसे बहुत मतलब वो स्कूल, जब मैं आता था स्कूल से और रिक्शा से स्कूल जाया करते थे, 3 पहियों की रिक्शा होती थी, इंसान खींचते थे। उस रिक्शा में बैठ के बच्चे बहुत से भर के जाते थे। मैं लौट कर आता था तो दादी दरवाजे पे खड़ी रहती थी, वेट करती होती थी रिक्शा का कब आएगा। तो मुझे ना उनसे बड़ी लगाव था। उसी बीच में मैं क्लास 8 में था तो उनको कैंसर हो गया। अब क्लास 8 में एक आदमी ना तो बच्चा होता है ना बड़ा होता है, बड़ा अजीब सा कश्मकश का पीरियड होता है, उसकी समझ में नहीं आता होता है क्या हो रहा है। तो उनके साथ में फिर मैं अस्पतालों में जाने लगा। बीच बीच में मेरी मदर जाया करती थी, मैं भी जाया करता था। वो 3 साल का पीरियड, उसमें कुछ अच्छे गुजरे, कुछ ख़राब गुजरे। बहुत ख़राब गुजरे तो बहुत तकलीफ़ें हुई। तो ये सिलसिला रहा हमारा। तो मुझे बड़ा, फिर वो डेथ हो गई उनकी जब मैं 10th में था। तो मुझे ये लगा कि ये जो बीमारी है इसने बहुत परेशान किया है। उस परेशानी में हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज़ थी अपनी, वो भी बेची और उनकी इलाज के लिए। काफ़ी महंगे इलाज हुआ करते थे, जैसे आज महंगे इलाज है ऐसे उस वक्त भी उस हिसाब से महंगे इलाज थे। और मेरे फादर बॉम्बे ले जाया करते थे, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बन चुका था तो वहाँ इलाज कराने जाते थे। शुरू में ट्रेन से ले जाते थे, फिर जहाज़ से जाने लगे जब कमज़ोर थी। तो गरज ये कि मुख्तसर ये कि उस पीरियड में, यंग एज में, जो मेरे माइंड पे एक छाप पड़ी वो ये पड़ी कि कैंसर लाइलाज बीमारी है और इसमें कुछ करना चाहिए। और उनका ये ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूं। उस ख्वाब की ताबीर में मैं डॉक्टर बन गया। लेकिन डॉक्टरी में भी मेरे अंदर ये सीने में पलता रहा कि मैं कुछ नई चीज़ करूं या कोई ऐसी चीज़ करूं। तो मैंने जब स्टडीज़ करी तो देखा कि कैंसर में वाकई जो ट्रीटमेंट्स हैं उनकी आउटकम प्रॉपर नहीं है। और कहीं ना कहीं वजह यह है कि जो हम चीज़ भूल रहे हैं इम्यून सिस्टम के बारे में, उसको हम मिस करते हैं हमेशा। और उसको मिस करने की वजह यह है कि जो सहन शक्ति है, इम्यून सिस्टम है, उसको ठीक करने का रास्ता शरीर से ही काम लेना होगा, कोई दवा के माध्यम से काम नहीं होगा। इस विषय में मैंने बहुत वीडियोस बनाए हैं पीछे की श्रृंखला में। यहाँ आप लिंक देख सकते हैं कि डेंड्राइटिक सेल क्या होते हैं, क्या नहीं होते, क्यों बनाते हैं। उस बारे में मैं बात करना नहीं चाहता, मैं जीवन शैली के बारे में अपनी बात कर रहा हूँ। तो लिहाजा ये कि वो अब हमारा रास्ता ये था कि मैं मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर हो गया और डॉक्टर हो के मैंने फिर पीजी भी ज्वाइन कर ली। अब पीजी का टाइम ऐसा था जब मुझे देखना था कि यार कौन सी ब्रांच में मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करूं जो ऐसा रास्ता दे कि जो मैं काम करना चाहता हूं वो सफल हो जाए। तो मैंने माइक्रोबायोलॉजी चुना। वो माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड ऐसी है जिसमें इम्यूनोलॉजी आती है, इम्यून सिस्टम आता है, जिसमें हम लोग सेल कल्चर्स कर सकते हैं। लेकिन आपको ये बताऊं कि जो मैंने काम शुरू किया सेल कल्चर का, वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता था। जो मैंने टेक्नोलॉजी डेवलप करी या जो टेक्नोलॉजी पब्लिक डोमेन में बहुत कम थी उस वक्त, वेस्टर्न वर्ल्ड में थी, वो एनिमल हाउस में थी। एनिमल हाउस में मैंने काम किया। एनिमल हाउस का मैं इंचार्ज हो गया, लेक्चरर हुआ वहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी में। फिर वहाँ से वो उन्होंने कहा कि एनिमल हाउस की पोस्टिंग ले लीजिए आप। मुझे खुशी खुशी ले ली मैंने। मैं चाहता भी था कि एनिमल हाउस में काम करूँ। तो एनिमल हाउस ऐसा होता है कि जहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जानवरों के ऊपर और उनको देखते हैं कि उनमें क्या चीज़ें हैं, हम कैसे कर सकते हैं, तब हम इंसानों में लेकर आते हैं उस चीज़ को। तो ये बुनियादी काम जो साइंस में होता है, मेडिकल फील्ड में होता है, वो एनिमल हाउस के थ्रू शुरू होता है। मुझे मौका मिल गया जो मैं चाहता था और वो मैंने 7 साल वहाँ लगाए उस एनिमल हाउस में।
पहले तो ये समझिए कि मैंने 8th क्लास में कैंसर हुआ मेरी दादी को, तो मैंने 12 तक पढ़ा, 5 साल वो लगाए। फिर मैंने 5 साल मेडिकल कॉलेज में MBBS करने में लगाए, 10 साल हो गए। फिर 1 साल हाउस जॉब हुआ करता था, उस वक्त 11 साल हो गए। फिर मैंने MD में 2-3 साल काम किया, फिर 7 साल मैंने इस काम में लगाया। तकरीबन मैंने 17-18 साल इस चीज़ को पालता रहा अपने शरीर में कि यार जहन में सिर्फ यही थॉट आते रहते थे कि इसमें कुछ करना है, क्या करना है। चूँकि परिवार ने 2 चीज़ें देखी, कैंसर की विपदा देखी और कैंसर में इकोनॉमिक लॉस देखा। इकोनॉमिक लॉस और विपदा ने बहुत मुझे तोड़ दिया, एक तरीके से टूट गए हम लोग। गरज ये कि मैंने काम शुरू किया एनिमल हाउस में। फिर इत्तेफाक ये है कि चूँकि रेवोल्यूशनरी वर्क था, कोई सराहा नहीं गया वहाँ पर, बल्कि उन्होंने मुझे कुछ एक्नॉलेज करने से ज़्यादा डिमोरलाइज करने की कोशिश करी। सीनियर्स ने कुछ मेरे, मैं उनको बुरा नहीं कहूँगा, सिस्टम ही कुछ इस किस्म का है। मैंने उनसे तालीम हासिल करी, मेरे उस्ताद थे, बुरा कहने का सवाल क्या है। लेकिन ये कि उन्होंने मुझसे एक अजीब सी बात कही कि अमेरिका चले जाओ, अमेरिका जाओ, वहाँ पर तुम्हारी सपनों की ताबीर होगी। कुछ दिन के लिए मैं गया भी अमेरिका, मैंने कुछ बात मानी भी उनकी, लेकिन मुझे वहाँ जाके लगा कि मैं वहाँ पर मैं वो नहीं बन पाऊँगा जो लीडरशिप है या जो मुझे करना है वो मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं एक सेकंड ग्रेड सिटीज़न रहूँगा, अंडर द शैडो काम करूँगा, किसी सीनियर के साथ में अटैच रह के काम करूँगा, और मैं जो चाहता हूँ वो नहीं हो पाएगा। यानी मुझे एक ब्रेक थ्रो करना है, वो ब्रेक थ्रो वहाँ नहीं मिलेगी। फिर मैं कॉलेज में आया, कॉलेज से आके फिर मैंने कॉलेज से फिर वहाँ भी मामलात नहीं बन रहे थे, फिर रिज़ाइन किया मैंने। इस बीच में मेरी डॉक्टर शर्बीन, जो आप जिनका वीडियोस देखते रहते हैं, वो मेरी धर्मपत्नी भी हैं, उन्होंने बहुत साथ दिया। उन्होंने कहा भाई सपने हैं आपके, तो इस सपनों को, चूँकि सिर्फ मैंने उन्हीं से ही डिस्कस किया था। मैंने अपने कॉलेज में बकिया चीज़ों में ये नहीं कहा था कि मैं एनिमल हाउस से इंसानों में जाना चाहता हूँ या इंसानों का इलाज भी इस माध्यम से करना चाहता हूँ। एक दोस्त था मेरा, उसी पीरियड में बन गया था, वो जापान का में रहता था, वो US में था पहले, उससे कुछ सलाह मशवरे की। उस वक्त ईमेल भी नहीं होते थे कि खत भेजते थे पोस्ट से, 15 दिन बाद जवाब आता था। तो पेशेंस रंग लाई। जो सबसे बड़ी चीज़ है, भगवान ने सहन शक्ति दी, जहन ने सुझाव दिए, सुझाव को पका के उसको निकाला, सर्व किया, और फिर हमने काम शुरू किया नोएडा में आके। पहला पेशेंट लिया, ICMR की गाइडलाइंस है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की गाइडलाइंस थी, सिंपल गाइडलाइंस थी। उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हमने पेशेंट को इंडक्ट किया, पूरी तरह बताया कि तुम पहले मरीज़ हो गए इस इलाज के लिए, अभी तक हमने कभी इलाज नहीं किया, एनिमल हाउस में किया है, लेकिन ये ज़रूर है कि तुम्हारा अपना सेल्स हैं जो ब्लड से निकाल के बनाए जाएंगे और जिनको तुम्हें वापस दिया जाएगा और तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा होने की उम्मीद है। तो वो दिल्ली पुलिस के अधिकारी थे, रिटायर्ड थे, मुझे डर भी लग रहा था, और उनके बेटे भी दिल्ली पुलिस में ही थे। वो नोएडा आए, उन्होंने कहा कि भाई कुछ रास्ता तो है नहीं, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा मुझे याद है था उनको। हमने उनको इलाज किया, वो वैक्सीन लगा, डेंड्राइटिक सेल उनको दिए गए, वो रिस्पांस भी थोड़ा बहुत उनमें आया, तकरीबन 3-4 महीने वो जीवित रहे, लेकिन हिम्मत बन गई कि इस बीमारी में इस दवाई से नुकसान नहीं होगा। फिर हल्के हल्के करके थोड़े अच्छी स्टेज के पेशेंट लेना शुरू कर दिए, जिन पेशेंट्स में लाइफ होती है, और भगवान की मदद चलती रही और रास्ता सिर्फ यही पकड़ा, आगे बढ़ते चले गए। इस बात में मैं ये बताता चलूँ कि जब हमने ये काम शुरू किया तो नौकरी तो छोड़ दी थी, अलीगढ़ से सर्विस में थे मैं और मेरी वाइफ, तो ज़्यादा सैलरी बंद हो गई थी। अब फिर सहारा लिया घर का, फिर फादर से बात करी कि साहब पैसे तो कुछ जमा है, लेकिन कभी ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ दीजिए। उन्होंने दिया, तो उन्होंने भी फैमिली में साथ दिया, जो भी हमारे पास सरमाया था रखा हुआ था वो भी लगाया इस काम में। और मेरी वाइफ मुझसे ये कहती थी कि कोई बात नहीं है, फेल हो जाएंगे तो डॉक्टर तो है ही ना, प्रैक्टिस तो करते ही रहेंगे आप, भाई नज़ला ज़ुकाम बुखार की डॉक्टरी तो चलती रहेगी, उसमें क्या बात है, लैब खोल लीजिएगा। तो उन्होंने एक ये मुझे पुश दिया जो बहुत ज़रूरी होता है, और यूजुअली फीमेल्स को पार्टनर्स के साथ सपोर्ट करना चाहिए। ये सपोर्ट उनकी तरफ से रहा हमेशा, और वो मेरे लिए बहुत
राहत का रास्ता बना, क्योंकि घर में आके अगर टेंशन हो उसी बात पे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है लाइफ गुजारना। बाहर भी आप काम कर रहे हैं, घर में आके आपको बीवी जो है वो तंग कर रही है कि भाई आपने ये क्या काम कर दिया, मैं तो परेशान हो गई। तो हमने उस ज़माने में इंडिया में बैंकिंग थोड़ी सी इजी हो गई थी, तो कुछ पर्सनल लोन्स भी मिल जाया करते थे इजीली, तो पर्सनल लोन्स भी लिए। अब उसको लोन को चुकाने के लिए फिर पर्सनल लोन लिए। तो मेरे एक रिश्तेदार थे, वो मुझसे कहने लगे एक बार कि यार ये लोन के साथ जो लोन लेता है ना, ये तबाह हो जाता है इंसान। लोन को चुकाने के लिए लोन लीजिए। तो मैंने किताब में ये पढ़ा है कि फिर मतलब सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने किसी रिश्तेदार से पैसे नहीं मांगे, ना मैंने मांगे ना अपनी परेशानी बताई, और कर करा के वो फिर लोन हल्के हल्के चुकाए। फिर लोगों पे कोई यकीन होना शुरू हो गया। जैसे मरीज़ों का नंबर बढ़ा, हमने एक मरीज़ से ये नहीं चाहा कि सब पैसा लेके सब कुछ कर दें, नंबर बढ़ना शुरू हुआ मरीज़ों का, हल्के हल्के करके नंबर बढ़ना शुरू हुआ, और वो थोड़ा सा इतनी सलाहियत हुई कि हमें लोन लेना नहीं पड़े फिर बाद में। तो ये इकोनॉमिक कंडीशन ये रही, इसमें वो भी ज़रूरी है। कोई ऐसा नहीं था कि बड़ी इंडस्ट्री थी, सपोर्ट था कोई बहुत बड़ा। तो जो इंडिया में जनरली हमारे सारी प्रॉब्लम सबके साथ आती हैं, वो मेरे साथ भी आई थी। कोई मैं अजूबा नहीं पैदा हुआ था, ना मैं रॉकेट साइंस लेके पैदा हुआ था। तो मेरा कहने का मतलब आपसे ये है, ये चैलेंजेस सबकी लाइफ में आते हैं। टास्क को डिफ़ाइन करना होता है कि अगर हमें अंदर से भरोसा है अपने शरीर पे, अपने मन पे, कि जो हम सोच रहे हैं ये झूठ नहीं है, जो हम कर रहे हैं ये सच है, ये सच हो सकता है, तो हमें उस पे लगे रहना चाहिए। एक ना एक दिन में सक्सेस ज़रूर मिलता है, और सक्सेस नहीं भी मिले तब भी हम अपनी मंजिल को पा गए। एक्सपेरिमेंट्स दो ही प्रकार के होते हैं, ये तो पास होंगे या फेल होंगे। फेल होंगे तो दूसरा नहीं करेगा उस एक्सपेरिमेंट को, अगर पास होंगे तो दूसरे लोग भी करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे पास डॉक्टर्स भी जुड़े हैं, जो पहले डॉक्टर्स मुझे याद है प्रिस्क्रिप्शन फेंक दिया करते थे कि झूठ बोलता है, सब धोखा देता है, सिर्फ पैसा लूटता है, उनके मुंह भी बंद हो गए। उन लोगों ने भी हेल्प की, फिर हेल्प मांगी भी अपने रिश्तेदारों के लिए, मरीज़ों के लिए। और भारत में, विशाल देश में एक ऐसा मुकाम पैदा किया कि हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन पेशेंट हैं जो इलाज करा चुके हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि मरीज़ों ने भी बहुत साथ दिया। मरीज़ों ने भी इतना साथ दिया कि अमेरिका में मैं इलाज करता तो मेरे ऊपर बहुत परेशानियाँ आती। हमारे यहाँ जो परिवार है ना, हम एक कुटुंब है, भारत एक कुटुंब की तरह है, एक बहुत बड़ा परिवार है। ये जैसे रिश्तेदार होते हैं, ऐसे सारे हमारे जितने भी दूर दूर लोग हैं वो सब रिश्तेदार की तरह हैं हमारे, वो रिलेटिव्स हैं। उनको पता है कि डॉक्टर जमाल इतना कर सकता है, इतना नहीं कर सकता। अगर इसने किया तो दिल से किया, अगर इस फेल हुआ तो मजबूरी है, भगवान के आगे किसी की नहीं चलेगी। हम भगवान पे भी पूरा विश्वास करते हैं। तो ये जो चीज़ें मिल मिला के कामयाबी मिली, और जो मिल सकती है या आगे मिलना चाहिए, उसमें हमारे देशवासियों का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे ऊपर उंगली उठाई। आप जितने व्हाट्सएप या जितने नीचे कमेंट्स अगर नेगेटिव आते हैं उनको देखें, उतने मरीज़ कभी नहीं रहे मेरे लिए नेगेटिव। तो वो षड्यंत्र हो सकते हैं जो मेरे लिए बुरा कहें, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का भी उसमें हाथ हो सकता है, या उससे एसोसिएटेड लोग हो सकते हैं जो कस्टमाइज थेरेपीज़ को ऊपर नहीं आने देना चाहते। लेकिन एक बात याद रखिए, साइंस तो आगे बढ़ेगा, साइंस को कोई रोक नहीं सकता। अगर जीवन है, हमने क्या सीखा है? हमने गोल पहिया बना के हम नहीं रुक गए थे, हमने मोटर कार बनाई। गोल पहिए में तो बैलगाड़ी भी चलती थी, तो गोल पहिए पे रुके कहाँ हम? फिर हमने कार बना के इंजन बनाया, इंजन बना के स्पेस में चले गए। तो रुकते नहीं हैं, साइंस रुकता नहीं है। इसमें रुकावट थोड़ी सी इसलिए आई है हमेशा कि ना, जो भाई संभल के चलो, भाई संभल के चलो में इतनी ज़्यादा अथॉरिटेटिव नेचर हो गया हेल्थ रेगुलेटरी बॉडी का कि उसने उसको पूरा, उसके गले को ना दबा दिया। ये समझिए गला घोट दिया, हल्की सी सांस आने का मौका दिया। साइंस को, मेडिकल के साइंस को काफ़ी हद तक गला दबा के रखा। ट्रायल्स करिए, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस कीजिए, ग्लोबल ट्रायल्स कीजिए, यानी आपने कोई नई चीज़ को डेवलप करने के लिए इतना मौका ही नहीं दिया कि वो छोटे लेवल पे डेवलप हो जाए। ये परेशानी रही। लेकिन वो भी एक दिन ऐसा आया कि हमारे
माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे अपने घर पर इनवाइट किया, मुझसे बातें करी, मेरा बहुत हौसला बुलंद हुआ। इससे बड़ा अवार्ड क्या हो सकता है मेरे लिए कि एक प्रधानमंत्री अपना कीमती समय मुझे दे और मेरे प्रोग्राम को समझे और मुझे शाबाश कहे और साथ देने का वादा करे। तो ये सब चीज़ें हैं। देखिए, ऐसा है कि एक स्टेज ऐसी आती है जब आदमी उपदेश देने लगता है। उपदेश देने का मन नहीं है, लेकिन उम्र का तकाजा ये है कि मैं अपने यंगस्टर्स को, जो मेरे बच्चों की समान हैं, मेरे बच्चे भी छोटे ही हैं, कॉलेज लेवल पे ही हैं, तो कामयाब हो रहे हैं, सबको ये सोचना चाहिए कि हम ऐसा कुछ योगदान करें जीवन शैली में, कर भी रहे हैं सभी, जिससे कि जीवन का स्तर और देश में तरक्की और देश की पहचान बढ़े। देश की पहचान बढ़े, देश में तरक्की हो, हमारा पैसा मजबूत हो, हमें बाहर जाने की ज़रूरत कहीं नहीं पड़े, हम सेल्फ डिपेंडेंट हों, उसी चीज़, और हम बाहर वाले लोगों को यहाँ पर लाएं। देखिए, हमारे साथ एक परेशानी और है, थोड़ी सी मैं समझाता चलूँ। हम कनात पसंद लोग हैं। कनात पसंद का मतलब उर्दू का मायने हिंदी में बताऊँगा कि हम एक नियमित पैसे में खुश हो जाते हैं। हम उसको कहते हैं कि बस भगवान ने दे दिया, ये चीज़ हो गई, हम उसी में सेटिस्फाई हो जाते हैं। ये सेटिस्फेक्शन का लेवल जो है, इसे बढ़ाना पड़ेगा हमें अपना। अगर हम सेटिस्फेक्शन के लेवल को बढ़ाएंगे, हम परिवार के 4 सदस्य को पेट पाल रहे हैं, लेकिन हम कहें कि नहीं, हम 8 लोगों का और पेट पालेंगे जो और परिवार हैं, तब हम ज़्यादा मेहनत करेंगे। हम उन अपने लोगों का साथ देंगे जो उस लेवल तक पहुंच नहीं पाए हैं, तब हम ज़्यादा मेहनत करेंगे ना। आज हमारा परिवार, डेनवेक्स का परिवार भी बहुत बड़ा परिवार है, तो मेरा कर्तव्य यह है कि मैं इतना काम करूं कि सब जो है कुशल मंगल, वो भी काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी मुखिया के रूप में मेरे ऊपर आती है। तो एक तो ये हो गया दायरा कि हमें अपने सेल्फ सफिशिएंट होने का लेवल बढ़ाना चाहिए, कि सेल्फ सफिशिएंसी यहाँ नहीं है कि जो मैंने कर लिया, इससे आगे बढ़ के होगी आगे, और उसमें हमें मेहनत करना है। नींद जो होती है, यंगस्टर्स कहते हैं साहब सोना भी मिलना चाहिए। शरीर को जब नींद आती है तो शरीर सो जाता है। कोई आपने नहीं सुना होगा 3 दिन तक काम करेगा, 2 दिन भी कोई काम नहीं करता है, 24 घंटे काम करेगा तब भी 6 घंटे की नींद ले ही लेगा। तो नींद की परवाह मत कीजिए, फालतू शौक मत लगाइए, जो ज़रूरत के नहीं है। नशा वो मत कीजिए जिसकी ज़रूरत ही शरीर को पता ही नहीं है कि नशा क्या होता है। नशा कीजिए काम का, और आपके उन दोस्तों के साथ रहिए जो आपको उस चीज़ की सलाह देते हैं, उस चीज़ में नेगेटिव फोर्स पैदा नहीं करते। नेगेटिव फोर्सेस को हटाते रहिए जितने भी करीब में हैं। अगर वो नेगेटिव फोर्सेस होंगे तो आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। अरे तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों कर रहे हो यार, कितनी मेहनत क्यों करते हो, क्या ज़रूरत है, सब कुछ तो है, क्या है, वो नेगेटिव फोर्स है आपका। वो अकेलेपन में भी आपको वही थॉट देने लगेगा, क्यों मेहनत करता हूँ मैं, क्या ज़रूरत है। तो दोस्त भी ख़त्म हो जाएंगे आपके, हो सकता है असल दोस्त 2-4 ही निकलें, और जो चले गए थे छोड़ के आपको, वो फिर मिलेंगे एक दिन, वो फिर आएंगे आपके पास, फिर बैठेंगे आपके साथ जब आप तरक्की कर लेंगे। अरे यार तुम ठीक कहते थे, तुमने सही किया भाई, हम गलत सोचते थे। ये वक्त भी आएगा, चाहे 10 साल बाद आए। अब मैं दर्शकों को ये भी बताता चलूँ कि हमने तकरीबन हर कैंसर पे वीडियोस बनाए हैं। यूट्यूब हमारा चैनल जो सब्सक्राइब आप करा हुआ है आपने, या सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं, तो ये तो आसान है। हम तो कोई आपसे फ़ंड भी नहीं मांगते कि सब्सक्रिप्शन के कोई पैसे दीजिए। सिर्फ आपको सब्सक्रिप्शन के क्लिक करना है लिंक को, और आपको वीडियो के लिस्ट में जाकर देखना है, नाम के साथ कैंसर का विषय लिखा हुआ है, क्या कैंसर में उपचार है अवेलेबल, और क्या नया हमने कीर्तिमान स्थापित किया है, उसको भी उसमें व्याख्या की हुई है। तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। और आप सबकी ज़िंदगी कुशल मंगल गुजरे, आप तरक्की करें, अपने देश में तरक्की करें, बाहर जाएं, बाहर काम करें और फिर लौटकर देश में आएं। वो भी मेरा आग्रह है आपसे। कोई काम सीखना हो बाहर जाइए, सीखिए, करिए, 5-6 साल बाद लौटकर फिर मुल्क में आइए। इस मुल्क को बहुत ज़रूरत है हम सबकी मेहनत की। ये मुल्क तभी तरक्की करेगा। हम एक बड़ा कुटुंब है, और इस कुटुंब को हमें संभाल के रखना है, अपने रिश्तों को बना के रखना है। इसी बात पे मैं आज का प्रोग्राम समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
नमस्कार।